नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनसे संबंधित चर्चा करने वाले हैं कि बायोलॉजी का अर्थ क्या है। बायोलॉजी से रिलेटेड जो मेन ब्रांच जिससे हमारा सिलेबस आगे की तरफ बढ़ता है उससे संबंधित चर्चा करेंगे कि अपना जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनसे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उसके अर्थ हमें जानना ज़रूरी होता है। तो आइए आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर ओपी वर्मा। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के परिचय से कि बायोलॉजी है क्या चीज़। तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब क्या है? जीव विज्ञान। और ये जो बायोलॉजी शब्द है, इस बायोलॉजी शब्द को लिया गया है ग्रीक भाषा से। कौन सी भाषा का अर्थ है ये? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से इस शब्द को लिया गया है। कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक। तो ग्रीक भाषा का शब्द है बायोलॉजी, जिसके अंदर दो शब्द होते हैं, एक होता है बायोस और एक शब्द होता है लोगोस। देखिए, बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी कि जीवन, जीवन, जीवन का अध्ययन। लोगोस का मतलब है अध्ययन, स्टडी। तो जीवन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान या बायोलॉजी शब्द का यूज सबसे पहले करने वाले थे लेमार्क और ट्रेवीरेनस। लेमार्क और ट्रेवीरेनस, इनके द्वारा सबसे पहले शब्द का यूज किया गया था। तो हमें याद रखना है कि जो बायोलॉजी टर्म है, इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने। बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का, जिसके अंदर दो शब्द छुपे रहते हैं। एक होता है बायोस, बायोस का मतलब होता है लाइफ या जीवन, और लोगोस, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। बायोलॉजी के अंदर जीव का अध्ययन करेंगे, जीवन का अध्ययन। देखिए, जीवन, जीवन किसके अंदर होता है? जीव के अंदर होता है। जीव का अर्थ होता है यहाँ पर सजीव से। किससे होता है? सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या सजीव होते हैं, इनका निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसी को बोलते हैं कोशिका। तो प्रत्येक जो जीव होते हैं उन जीव का निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहेंगे? कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल जो होती है वो किसी भी जीव, प्लांट हो, एनिमल्स हो, किसी भी जीव का निर्माण करने वाली सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को सेल कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। और सेल के बारे में आप जानते हैं कि सेल के बारे में सबसे पहले बताने वाले थे रॉबर्ट हुक। कोशिका के बारे में किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया था। उनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो मृत कोशिका थी, क्योंकि उस कोशिका को सबसे पहले पादपों के अंदर बाहर वाली जो परत होती है जिसे कॉर्क कहते हैं, उस कॉर्क या फेलेम से खोजा गया था। कॉर्क या फेलेम के अंदर सुबेरिन का जमाव हो जाने की वजह से कॉर्क की सारी कोशिकाएं मृत होती हैं। यही वजह थी कि पहली खोजी गई जो कोशिका थी वो मृत कोशिका थी, डेड सेल थी। और कोशिका जो होती हैं, कोशिकाओं के ऐसे समूह जो आपस में संरचना में समान होते हैं, उत्पत्ति में समान होते हैं और कार्य में समान होते हैं, उन्हीं से आगे चलकर बनता है ऊतक, टिश्यू बनते हैं। आगे चलकर जो टिश्यू हैं, टिश्यू से बन जाते हैं ऑर्गन्स, अंग बन जाते हैं, और ऑर्गन से बन जाते हैं सिस्टम, और सिस्टम से आगे चलकर बनता है जीव या बॉडी या शरीर। तो शरीर का निर्माण करने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। और कोशिकाओं के ऐसे समूह जो कि उत्पत्ति में, ओरिजिन में, संरचना में, कार्य में समान होते हैं, उन्हीं कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहा जाता है। तो पहली सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? कोशिका कहलाती है। कोशिका से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। यदि ऊतकों की बात की जाए, चूँकि हमने एक शब्द लिया है बायोलॉजी जिसके अंदर जंतु भी आएंगे और पादप भी आएंगे, प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं। जंतुओं के अंदर सबसे पहले जो टिश्यू शब्द उत्पन्न हुआ था वो जंतुओं में सीलेंट्रेटा के अंदर हुआ था। सीलेंट्रेट जो होते हैं, जिन्हें नीडेरिया के नाम से जानते हैं, और नीडेरिया के अंदर पहली बार टिश्यू की उत्पत्ति हुई थी, जिसके अंदर हम एक एटिपिकल एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रा को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जंतु जगत के अंदर जो टिश्यू आए थे वो टिश्यू किस में बने थे? सीलेंट्रेटा के अंदर बने थे।
जबकि पादपों के अंदर, प्लांट्स के अंदर जो परमानेंट टिश्यू बना था, वो परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले पैरेनकाइमा बना, और पैरेनकाइमा की जो उत्पत्ति हुई थी वो ब्रायोफाइटा के अंदर हुई थी। किसमें हुई थी? ब्रायोफाइटा। क्योंकि थैलोफाइटा के अंदर जड़, तना, पत्ती, पुष्प ऐसा कुछ नहीं होता। उनका जो शरीर होता है वो थैलोफाइट्स का वो कम्प्लीटली अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, अविभेदित होता है। लेकिन धीरे धीरे ब्रायोफाइटा की तरफ चले थे, तो थैलोफाइटा से जैसे ही ब्रायोफाइटा आए थे, उनके अंदर परमानेंट टिश्यू में पहली बार पैरेनकाइमा या मृद्युतक की उत्पत्ति हुई थी। तो पादपों के अंदर जो ऊतक हैं वो ब्रायोफाइटा से हैं, जबकि जंतुओं के अंदर, एनिमल्स के अंदर जो ऊतकों की उत्पत्ति हुई थी वो सीलेंट्रेटा से है। उससे पहले के जितने भी जीव थे उनके अंदर टिश्यू नहीं थे। आगे चलकर देखें तो ये सेल से टिश्यू बने, और टिश्यू जो होते हैं उससे बने ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम, और सिस्टम से किसी भी जीव का निर्माण हो जाता है। टिश्यू जो होते हैं उनके लिए खास बात ध्यान रखें कि जो टिश्यू है वो उत्पत्ति में हमेशा समान होते हैं, हमेशा समान, ओरिजिन में हमेशा समान होते हैं, लेकिन कार्य और संरचना में भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ब्लड और बोन्स दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं। दोनों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, लेकिन ब्लड की संरचना अलग होती है, ब्लड के कार्य अलग होते हैं, और बोन्स या अस्थि के कार्य अलग, संरचना अलग होती है। ब्लड की बात की जाए तो ब्लड हमारे शरीर का सबसे कोमल तरल संयोजी ऊतक है। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, वेस्क्यूलर टिश्यू का एग्जाम्पल है, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर, रेटिकुलिन फाइबर्स नहीं पाए जाते, इसीलिए उसे तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। जबकि बोन्स और कार्टिलेज ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है, उसके अंदर कैल्शियम और फास्फेट के विभिन्न प्रकार के साल्ट उपस्थित होते हैं, इसीलिए उसे स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू या कंकालीय संयोजी ऊतक कहते हैं। बोन्स और कार्टिलेज हमारे शरीर का कंकाल तंत्र बनाती है, जबकि ब्लड पदार्थों के परिवहन का काम करता है, पदार्थों के ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। तो बोन और कार्टिलेज दोनों की संरचना क्या हुई? अलग अलग। बोन और ब्लड की संरचना भी क्या है? अलग अलग है। ब्लड की बात की जाए तो ब्लड तरल अवस्था में होता है, बोन सबसे हार्ड होती है, और कार्टिलेज हल्की सी लचीली हो सकती है, जैसे कि इलास्टिन कार्टिलेज, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी बॉडी के अंदर हो सकती है। तो इनकी संरचना कभी कभी डिफरेंट हो सकती है, कार्य भिन्न हो सकते हैं, लेकिन समानता इसलिए है क्योंकि ये ब्लड और बोन दोनों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। कौन सी जर्म लेयर से होती है? मीजोडर्म। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 परतें बनती हैं, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म, एक एंडोडर्म, और तीनों ही परतों से आगे चलकर डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनोजेनी होती है, अंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ से कोशिका से बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से बन जाते हैं ऑर्गन्स या अंगों का निर्माण होता है। फिर देखते हैं कि जो बायोलॉजी पार्ट है उसके अंदर मेनली 2 चीज़ें आती हैं। एक पार्ट होता है जूलॉजी का और एक होता है बॉटनी का। बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी, इसके अंदर पहला पार्ट अपन लेते हैं जूलॉजी, जिसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, और एक लेते हैं बॉटनी, पादप विज्ञान जिसे कहते हैं, पादप विज्ञान। पादप विज्ञान के अंदर अपन अध्ययन करेंगे पादपों की संरचना का, पादपों की एक्सटर्नल बाह्य संरचनाओं का, इंटरनल स्ट्रक्चर जिसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी का। और बॉटनी के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। तो जो थियोफ्रेस्टस हैं इन्हें बॉटनी के जनक माना जाता है, और थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले प्लांट्स को उनकी लंबाई के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सबसे पहले क्लासिफाई किया था। जबकि जो जूलॉजी है उसे बोलते हैं जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान के जनक माने जाते हैं अरस्तु। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। बायोलॉजी के जनक भी अरस्तु को माना जाता है, और अरस्तु ने ब्लड के रंग के आधार पर सबसे पहले जंतुओं का क्लासिफिकेशन किया था। तो ब्लड के रंग के आधार पर जंतुओं को इन्होंने 2 ही ग्रुप में बांटा था। एक ग्रुप का नाम था एनेइमा। क्या नाम था? एनेइमा। और उस एनेइमा समूह के अंदर ऐसे जीवों को इन्होंने रखा था जिनका जो ब्लड होता है वो
रंगहीन होता है। ब्लड कैसा होता है? रंगहीन है। जबकि एक दूसरा जो ग्रुप रखा था उसका नाम था इनेइमा। क्या नाम रखा था? इनेइमा। इनेइमा के अंदर ऐसे जंतुओं को रखा था जिनका जो ब्लड होता है वो लाल होता है, ब्लड लाल होता है, जिसके अंदर सारे के सारे कॉर्डेट्स जंतु चले जाते हैं। इसके अंदर कौन से जंतु चले जाते हैं? कॉर्डेट्स। तो जो कॉर्डेट्स जंतु हैं जिन्हें पृष्ठवंशी जंतु कहा जाता है, ये जो पृष्ठवंशी हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं? कॉर्डेट्स के अंदर, अर्थात इनेइमा के अंदर। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, अपृष्ठवंशी जिन्हें कहते हैं, ये नॉन कॉर्डेट्स अपृष्ठवंशी, ये अपृष्ठवंशी आते हैं इनेइमा के अंदर। अपृष्ठवंशी दो ग्रुप बन गए थे, एक नॉन कॉर्डेट और एक कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सबसे पहले आने वाले जो जीव थे उन्हें प्रोटोजोआ के अंदर रखा गया था। किसके अंदर रखा गया उनको? प्रोटोजोआ के अंदर। जैसे जैसे क्रमागत डेवलपमेंट होता गया तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद टीनोफोरा, टीनोफोरा के बाद उन्हें प्लेटीहेल्मिन्थीज, फिर एस्केहेल्मिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और लास्ट में इकाइनोडर्मेटा। ये जितने भी नाम बोले हैं ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखे गए थे। और कॉर्डेट्स के अंदर पृष्ठवंशी अर्थात उन जीवों को रखा गया था जिनके अंदर जीवन की किसी न किसी अवस्था में, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज हो या लार्वा स्टेज हो या एडल्ट अवस्था हो या शरीर का अग्रभाग एंटीरियर हो या पश्च भाग पोस्टीरियर हो या मिडिल पार्ट हो, किसी न किसी भाग के अंदर नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाती है। यदि नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है तो उन्हें क्या कहा गया था? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा से आगे चल करके जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो वहीं से फिर दो शब्द निकल कर आए थे। एक जिनके अंदर जबड़ा नहीं होता उन्हें एग्नेथा कहा गया था, और जिनके अंदर जबड़ा होता है उन्हें ग्नेथिक कहा गया था। तो ये जो कॉर्डेट जंतु थे ये कॉर्डेट्स भी आगे चलकर बट गए थे एक एग्नेथिक। किस में चले गए थे? एग्नेथिक। और एग्नेथिक के अंदर ऐसे जीवों को रखा गया था एग्नेथिक जिसके अंदर जबड़ा नहीं होता है, उन्हें एग्नेथिक कहा गया। और जिनके अंदर जबड़ा होता है उन्हें बोला गया था ग्नेथिक। क्या नाम दिया गया था उनको? ग्नेथिक रखा गया था। तो ये जंतु का क्लासिफिकेशन इस तरीके से स्टार्ट हो गया। इधर पादपों की बात की जाए तो पादपों के अंदर जो सबसे छोटे छोटे जो पादप थे जिसमें क्लासिफिकेशन थियोफ्रेस्टस का है, उसमें सबसे छोटे पादपों को इन्होंने साक कहा था। क्या कहा था? साक। और जो थोड़े से बड़े थे उनको वृक्ष कहा था और सुप कहा था। और सबसे जो छोटे पादप थे उनको साक, थोड़े बड़े हुए उनको सुप या श्रब, और सबसे बड़े बड़े पादप थे उनको वृक्ष शब्द यूज करते थे। तो इनको साक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साक, अर्थात हर्ब्स होते हैं। थोड़े से बड़े हुए तो इनको श्रब कहा, जिन्हें नॉर्मली सुप कहा जाता है। और जो सबसे बड़े होते हैं उनको इन्होंने कहा था वृक्ष या ट्रीज। ट्रीज ट्रीज के अंदर उनको रखा गया था जिनकी लंबाई लगभग 6 मीटर से ज़्यादा होती है, और ये 1 से लेकर के 6 मीटर की लंबाई तक के थे। और 1 मीटर तक की जो लंबाई के पादप होते हैं उनको साक कहा था। तो लंबाई के आधार पर जो पहला क्लासिफिकेशन दिया था वो थियोफ्रेस्टस का है। थियोफ्रेस्टस ने पादपों को लंबाई के आधार पर क्लासीफाई किया, और इस थियोफ्रेस्टस को इसी वजह से फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जंतुओं का क्लासिफिकेशन करने का पहला श्रेय अरस्तु को दिया जाता है। चूँकि हम जानते हैं कि जब भी कोई जंतु है या पादप है, इनका क्लासिफिकेशन चलता है तो उसके लिए कुछ नामकरण की अलग अलग पद्धति या जगत प्रणालियाँ आती हैं। उनमें पहली जो नामकरण की पद्धति आई थी वो थी द्विनाम पद्धति। नामकरण की पद्धति, तो नामकरण की जो पद्धति है उनमें पहली पद्धति का नाम है द्विनाम पद्धति। कौन सी पद्धति है? द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल सिस्टम जिसे कहते हैं। और द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम को इस बाइनोमियल सिस्टम को पहली बार देने वाले थे गैस्पर्ड बोहिन। इसको सबसे पहले देने वाले तो कौन थे? गैस्पर्ड बोहिन ने इसे सबसे पहले दिया था।
गैस्पर्ड बोहेन ने दिया था, लेकिन उन्होंने किसी भी पादप और जंतु का वैज्ञानिक नामकरण इस पद्धति पर आधारित नहीं किया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम था पाइनेक्स थिएटर बोटानिका। उस पाइनेक्स थिएटर बोटानिका के अंदर इस शब्द का जिक्र किया और बताया कि कोई भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला उसका वंश या जीनस और दूसरा उसकी जाति या स्पेसीज होती है या विशिष्ट नाम होता है। लेकिन आगे चल कर के आए थे कैरोलस लीनियस। कौन आए थे? कैरोलस लीनियस। और कैरोलस लीनियस ने पहले ही राउंड में जंतु और पादपों के लगभग 4236 जातियों के वैज्ञानिक नामकरण इस पद्धति पर आधारित किए थे। इसीलिए कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति के संस्थापक, द्विनाम पद्धति के जनक कहा जाता है। तो द्विनाम पद्धति के संस्थापक या जनक किसको बनाया गया? ये कैरोलस लीनियस को। तो कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति के जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति के जनक किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इन्हीं को दो नाम पद्धति के संस्थापक कहा जाता है। तो फाउंडर, संस्थापक भी किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। इन्होंने पहली बार लगभग 4236 जातियों का वैज्ञानिक नामकरण इस पद्धति पर आधारित किया था। और कैरोलस लीनियस ने पादप और जंतुओं के वैज्ञानिक नामकरण के लिए अलग अलग पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। उस सिस्टेमा नेचुरी के अंदर इन्होंने एनिमल्स, जंतुओं के वैज्ञानिक नामकरण लिखे थे। जबकि एक पुस्तक लिखी थी स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज प्लांटेरम, उस स्पेसीज प्लांटेरम के अंदर प्लांट्स के वैज्ञानिक नामकरण लिखे गए थे। तो कैरोलस लीनियस के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई वो दोनों अलग अलग हैं। एक सिस्टेमा नेचुरी है। उस सिस्टेमा नेचुरी के अंदर इन्होंने एनिमल्स के वैज्ञानिक नामकरण द्विनाम पद्धति पर आधारित किए थे। जबकि स्पेसीज प्लांटेरम के अंदर प्लांट्स, नाम से पता चल रहा है स्पेसीज प्लांटेरम के अंदर प्लांट्स के नामकरण लिखे थे जो वैज्ञानिक तरीके से लिखे गए थे। तो द्विनाम पद्धति इसको देने वाले हैं गैस्पर्ड बोहेन, लेकिन उन्हें जनक या फाउंडर नहीं कहा जाता। उन्होंने केवल इतना बताया था कि कोई भी जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किसी भी जंतु या पादप का वैज्ञानिक नामकरण द्विनाम पद्धति पर आधारित उन्होंने नहीं किया, कैरोलस लीनियस ने किया। इसीलिए कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति के जनक या संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं को आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी माना जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक, आधुनिक वर्गीकरण के जनक भी किसको माना जाता है? कैरोलस लीनियस को। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के जनक भी हैं ये आधुनिक जंतु वर्गीकरण के जनक भी हैं, ये आधुनिक पादप वर्गीकरण, प्लांट टैक्सोनॉमी के जनक भी हैं, ये आधुनिक एनिमल टैक्सोनॉमी के जनक भी हैं। तो आधुनिक वर्गीकरण के जनक पूछें, आधुनिक पादप वर्गीकरण के जनक पूछें, आधुनिक जंतु वर्गीकरण के जनक पूछा जाए, द्विनाम पद्धति के जनक पूछा जाए, दो जगत प्रणाली के संस्थापक, दो जगत प्रणाली, देखिए यह दो नाम पद्धति है और एक शब्द आता है दो जगत प्रणाली। तो जो दो जगत प्रणाली, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो पहली बार दिया गया था वो भी इनके द्वारा दिया गया था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के जनक भी कौन हैं? कैरोलस लीनियस हैं। कैरोलस लीनियस ने केवल दो ही जगत बताए थे। एक जगत का नाम रखा था प्लांटी। कौन सा जगत था? प्लांटी। और एक का नाम रखा था एनीमेलिया। एनीमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स रखे थे, जबकि प्लांटी के अंदर समस्त प्लांट्स को सम्मिलित किया गया था। तो जितने भी पादप हैं वो पादप सारे के सारे किस ग्रुप में रखे थे इन्होंने? प्लांटी के अंदर। और ये एनीमेलिया के अंदर एनिमल्स को रखा था। जैसे जैसे क्लासिफिकेशन आगे की तरफ बढ़ा तो क्लासिफिकेशन में फिर एक शब्द आया तीन जगत प्रणाली। तीन जगत प्रणाली, ये जो तीन जगत प्रणाली है ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम
क्लासिफिकेशन, इसकी स्थापना करने वाले थे अर्नेस्ट हैक्कल। किसने दिया था ये? अर्नेस्ट हैक्कल। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने प्रोटिस्टा संघ की स्थापना की थी। कौन सा ग्रुप दे दिया था? प्रोटिस्टा। तो इनके अकॉर्डिंग 3 शब्द आ जाते हैं, एक प्रोटिस्टा, एक प्लांटी, प्लांटी पहले से ही था, और एनिमेलिया पहले से ही था। तो प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्रोटिस्टा हैक्कल के अकॉर्डिंग है। 3 के बाद जो वर्गीकरण आगे चला तो 4 जगत प्रणाली आई थी। कौन सी? 4 जगत प्रणाली। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था ये? कोपलैंड। कोपलैंड के द्वारा 4 जगत प्रणाली दी गई थी। इसके अंदर 4 जगत सम्मिलित किए गए थे कोपलैंड के द्वारा। एक का नाम था मोनेरा। कौन सा? मोनेरा। एक प्रोटिस्टा जो पहले से ही आ चुका है, एक प्लांटी, और एक एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो ऐसे करके 4 जगत प्रणाली के जनक किसको माना जाता है? कोपलैंड को माना जाता है। कोपलैंड के बाद जो क्लासिफिकेशन आया था वो था 5 जगत प्रणाली। कौन सी प्रणाली आई? 5 जगत, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे आज आधुनिक वर्गीकरण की प्रणाली भी कहा जाता है। सर्वमान्य प्रणाली है। आधुनिक समय में जो वर्गीकरण में काम में ली जाती है वो 5 जगत प्रणाली है, सर्वमान्य है, यूनिवर्सल क्लासिफिकेशन की पद्धति है। इसे लेकर के आए थे R.H. विटेकर। किसके द्वारा दिया गया था इसे? R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो R.H. विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण की सर्वमान्य प्रणाली है। आधुनिक जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है या मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसमें सबसे ज़्यादा जो मानी जाती है या आधुनिक या मॉडर्न है वो R.H. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, मोनेरा को रखा गया, प्रोटिस्टा को रखा गया, प्रोटिस्टा, इसके अंदर फंजाई जगत रखा गया, उसके बाद प्लांटी रखा गया, और उसके बाद एनिमेलिया। एनिमेलिया। तो ये आधुनिक वर्गीकरण है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि आधुनिक वर्गीकरण कौन सा है। तो आधुनिक वर्गीकरण की सर्वमान्य प्रणाली कौन सी है? 5 जगत प्रणाली। किसने दी थी? R.H. विटेकर के द्वारा। उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को सम्मिलित किया गया था। मोनेरा के अंदर ऐसे जीवों को सम्मिलित किया गया था जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। कौन किसको रखा गया था इसमें? प्रोकैरियोट्स जीवों को। तो इसके अंदर जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे हैं प्रोकैरियोट्स। और हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? प्रोकैरियोट्स वे होते हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता। प्रोकेंद्रक, प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब होता है आदिम या इंसिपिएंट, एकदम आदिम, प्रीमिटिव, जिनमें केंद्रक जैसी संरचना थी लेकिन केंद्रक नहीं था। चूँकि प्रोकैरियोट जो सेल्स होती है उसके अंदर झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रिका न्यूक्लियोलस नहीं होती, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। यही वजह होती है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर वास्तविक गुणसूत्र रियल क्रोमोसोम या ट्रुथ क्रोमोसोम्स नहीं होते। तो उसमें ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होते, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, केंद्रक नहीं होता, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, न्यूक्लियोलस या केंद्रिका नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होती, लाइसोसोम्स नहीं होते, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। ये सारी संरचनाएं जिनके अंदर नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोट्स के नाम से जाना जाता है। और जो प्रोकैरियोट्स हैं उसके अंदर रखा गया था ब्लू ग्रीन एल्गी को। इसको रखा गया था ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को ही बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया को रखा गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जिससे आगे क्लासिफिकेशन करते समय मिक्सोफाइसी के अंदर रखा गया था। किस में रखा गया था? मिक्सोफाइसी के अंदर। ये पहले प्रकाश संश्लेषी जीव थे।
ये ऐसे जीव थे जिनमें पहली बार वास्तविक प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस को खोजा गया, जिनसे पहली बार एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई थी। तो पहले वास्तविक प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये एकमात्र एल्गी की किस्म है जो प्रोकैरियोट्स में आती है। इन एल्गी को छोड़कर बाकी जितनी भी एल्गी हैं, चाहे वो क्लोरोफाइसी हैं या फियोफाइसी हैं या रोडोफाइसी हैं या जेंथोफाइसी हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर जाती हैं? यूकैरियोट्स के अंदर चली जाती हैं। इसके अलावा रखा गया था इनके अंदर बैक्टीरिया को। किसको रखा गया था? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। बैक्टीरिया जो सबसे पहले बना था उसका नाम था आर्कीबैक्टीरिया। सबसे पहले बनने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या था? आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को 6 जगत प्रणाली आई थी कार्ल हुज की। कार्ल हुज के द्वारा 6 जगत प्रणाली भी दी गई थी। आर्कीबैक्टीरिया को कार्ल हुज ने अलग ही जगत में सम्मिलित किया था। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो पहली बार जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पहली बार बनने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या था? आर्कीबैक्टीरिया। और कार्ल हुज नामक साइंटिस्ट ने 6 जगत प्रणाली के अंदर उन्हें अलग ही जगत में सम्मिलित किया था, अलग ही जगत में। उसके बाद जो बैक्टीरिया आए थे वो यू बैक्टीरिया हैं। जब भी हम बैक्टीरिया शब्द यूज करते हैं तो इसका अर्थ यू बैक्टीरिया से होता है। इनको सबको प्रोकैरियोट्स में रखा गया। बैक्टीरिया जो होते हैं अधिकांशतः बैक्टीरिया अनाक्सी श्वसनी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी रेस्पायरेशन करते हैं, अर्थात ये मोस्टली एनारोबिक होते हैं। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा कार्य इनमें मीजोसोम्स करते हैं। कौन करते हैं? मीजोसोम्स के द्वारा किया जाता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया। बैक्टीरिया के बाद इनके अंदर माइकोप्लाज्मा को सम्मिलित किया। किसको रखा गया भाई? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं PPLO या इन्हीं को बोलते हैं प्रकृति के जोकर। तो इन्हीं को प्रकृति के जोकर भी कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी कोशिका के उदाहरण भी हैं। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा लेड लेवाई, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी साइज के होते हैं। माइकोप्लाज्मा के चारों ओर कोई भी सेल बॉल नहीं पाई जाती। ये भित्ति रहित होते हैं, सेल बॉल लेस होते हैं। जबकि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, इनके चारों ओर सेल बॉल पाई जाती है। सेल वॉल इनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन। तो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी हुई सेल वॉल किस में पाई जाती है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है, माइकोप्लाज्मा के अंदर नहीं पाई जाती। माइकोप्लाज्मा को प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, PPLO, या इन्हीं को प्रकृति के जोकर भी कहा जाता है, या इन्हीं को प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, भित्ति रहित बहुरूपी जीव भी कहा जाता है। तो प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म या भित्ति रहित बहुरूपी जीव भी किसको कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा। ये सारी जो संरचनाएं थी ये प्रोकैरियोट्स हैं। और RH विटाकर के अकॉर्डिंग इन सबको किस में रखा गया है? मोनेरा के अंदर रखा गया है। आगे चलते हैं। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोट्स को रखा गया था। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स, तो इसके अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर आते हैं। कौन से जीव रखते हैं इनके अंदर? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इनके अंदर आते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा प्रोटोजोआ, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए थे। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उन्हें प्रोटोजोआ कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन्हें मेटाजोआ कहा जाता है। मल्टी सेलुलर हैं तो मल्टीसेलुलर तो मेटाजोआ, यूनिसेलुलर हैं प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो ये जितने भी हैं, अब यहाँ से बात आती है कि ये मोनेरा है, ये मोनेरा ही प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी एनिमेलिया ये सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स के अंदर झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। इनके अंदर वो सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनके अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं,
हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोसोम में पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वो सब यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट, कैरियो का अर्थ होता है केंद्रक, क्योंकि केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। केंद्रक का अध्ययन कैरियोलॉजी, केंद्रक की वजह से जो वंशागति होती है उसे कैरियोजेनिक हेरिडिटी कहते हैं। न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर जो जीन होती है उसे कैरियोजीन कहते हैं। तो कैरियोजीन, कैरियोजेनिक हेरिडिटी, यूकैरियोट सुविकसित, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सब प्रोटिस्ट ये यूकैरियोट्स के अंदर आता है। फंजाई, देखिए फंजाई के अंदर जो क्लासीफाई किए गए थे वो सारी की सारी कवक आती हैं। इसमें किसको रखा जाता है? कवक या फंजाई को रखा जाता है। जो फंजाई होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, यूकैरियोट्स विषमपोषी, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। फंजाई के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, जबकि एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो फंजाई हैं, ये फंजाई क्या हैं? मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन अपवाद याद रखना, ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई का उदाहरण होती है। ईस्ट, जिसके बारे में साइंटिस्ट ल्यूवेनहॉक के द्वारा बताया गया था, और जो ईस्ट होता है उसे सैकेरोमाइसिस सेरिविसी भी कहा जाता है। ईस्ट को ही क्या कहते हैं? सैकेरोमाइसिस सेरिविसी के नाम से जानते हैं। तो जो ईस्ट होते हैं वो यूनिसेलुलर फंजाई है। ईस्ट जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा बेकरी के प्रोडक्ट बनाने में करते हैं, इसीलिए ईस्ट को बेकरी का फंजाई भी कहा जाता है। डबल रोटी, ब्रेड, बिस्किट या ईस्ट का उपयोग एल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। और ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा सबसे पहले एंजाइम की खोज भी साइंटिस्ट बकनर के द्वारा की गई थी, और पहली बार खोजा गया जो एंजाइम था उसका नाम था जाइमेज। कौन सा एंजाइम खोजा गया? जाइमेज, वो ईस्ट के अंदर खोजा गया। तो ईस्ट है वो ईस्ट यूनिसेलुलर होती है, बेकरी के प्रोडक्ट बनाने में उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके बारे में पहली बार बताने वाले थे ल्यूवेनहॉक। उसके अंदर निषेचन की जो क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है, वो जनन उसमें बडिंग विधि के द्वारा होता है। उसके अंदर बडिंग मेथड, मुकुलन विधि के द्वारा। ये जो होता है इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ही नहीं होते। अब देखिए कि ये जो फंजाई हैं वो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होता। अतः पोषण के आधार पर ये परपोषी, परजीवी, मृतोपजीवी, ये सैप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रोपिक हो सकते हैं। हेटेरोट्रोपिक हो सकते हैं, विषमपोषी हो सकते हैं, सैप्रोफाइटिक, मृतोपजीवी हो सकते हैं। कुछ फंजाई सहजीवी भी होते हैं, क्योंकि फंजाई जब एल्गी के से साथ सहजीवन, सिम्बायोसिस दर्शाता है तो लाइकेन बन जाता है। क्या बन जाएगा? लाइकेन। तो जो लाइकेन बनता है वो शैवाल और कवक दोनों के सहजीवन के द्वारा बनता है। प्लांटी की बात की जाए तो प्लांटी के अंदर जो सम्मिलित जीव हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूकैरियोट्स तो हैं ही हैं, इनके अंदर ऑटोट्रोफिक हैं। कौन से ट्रोपिक है भाई? ऑटोट्रोपिक, स्वपोषी, जबकि जो फंजाई थी वो हेटेरोट्रोफिक थी। हेटेरोट्रोफिक, विषमपोषी थे। तो विषमपोषी, देखिए एक ही शब्द का अंतर है फंजाई में और प्लांटी के अंदर, एक ही शब्द का अंतर है कि फंजाई होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर और यूकैरियोट्स, प्लांटी भी मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट, लेकिन प्लांट होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, फंजाई के अंदर नहीं होता। दूसरा अंतर होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जबकि फंजाई होते हैं उनके अंदर सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। फंजाई के अंदर भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो स्टोरेज फूड क्या है? ग्लाइकोजन है, जबकि प्लांट्स के अंदर भोजन का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। इसीलिए इन्हें अलग समूह में रखना जरूरी था। एनिमेलिया के अंदर सभी जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स किसके अंदर आते हैं? वो एनिमेलिया के अंदर इन्होंने क्लासीफाई किए थे। और जो एनिमल्स होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये परपोषी होते हैं। ये परपोषी हैं,
ये कुछ परजीवी भी हो सकते हैं। इनके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, तो इनकी विशेषता थी कि इनके अंदर क्या नहीं पाया जाएगा, इनमें सेल वॉल क्या रहेगी, एब्सेंट रहेगी। इनके अंदर भोजन का जो संग्रह होगा वो ग्लाइकोजन के रूप में होगा। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। तो जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, उन सभी को एनीमेलिया के अंदर रखा गया था। किस में रखा गया था, एनीमेलिया के अंदर रखा गया था, RH बिटाकर के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं कि कुछ शब्द आते हैं जनन से रिलेटेड, क्योंकि जनन भी क्लासिफिकेशन का एक बेसिक आधार होता है। ये जितने भी मोनेरा के सदस्य अर्थात जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर कॉन्जुगेशन विधि होती है, संयुग्मन विधि के द्वारा ये जनन करते हैं। किसके द्वारा, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। एक डोनर सेल होती है, दाता सेल होती है, एक ग्राही सेल होती है, दाता सेल से ग्राही सेल की तरफ, एक्सेप्टर सेल की तरफ एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है, और कॉन्जुगेशन ट्यूब से होते हुए ही ये अपने जेनेटिकली सब्सटेंस आनुवंशिक पदार्थ को दाता से ग्राही की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। इस विधि को संयुग्मन कहते हैं, और ये जो बीच में संरचना बनती है इसे संयुग्मन नलिका कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये जो कॉन्जुगेशन होता है, ये कॉन्जुगेशन किसके अंदर होता है, तो मोनेरा के अंदर होता है कॉन्जुगेशन। तो इनके अंदर जो जनन होता है वो संयुग्मन विधि के द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द बनता है। संयुग्मन विधि किस में देखी जाती है, तो किस में मिलेगी, प्रोकैरियोट्स के अंदर मिलेगी। ये जो प्रोटिस्टा हैं, इन प्रोटिस्टा के अंदर कुछ एक में संयुग्मन विधि होती है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जो संयुग्मन होती है, कुछ एक के अंदर साइटोगेमी होती है, कुछ में साइटोगेमी युग्मकों का संलयन होता है, कुछ एक के अंदर इनमें संयुग्मन विधि होती है। लेकिन तो इनके अंदर जो प्रोटिस्टा हैं, इन प्रोटिस्टा के अंदर दोनों ही शब्द आ जाते हैं। एक संयुग्मन शब्द आ जाएगा कॉन्जुगेशन, और एक आ जाएगा युग्मकों का संलयन। तो इनमें युग्मकों का संलयन भी होता है, गैमेट फ्यूजन भी होता है। लेकिन अब ये जो बाकी के जो 3 बच्चे हैं अर्थात फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया, फंजाई, प्लांटी और एनीमेलिया, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की क्रिया होती है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि निषेचन की क्रिया निम्न में से किस में नहीं होती, तो फंजाई हैं या प्लांटी हैं, एनीमेलिया है या प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं होता, फर्टिलाइजेशन उनके अंदर नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो उनमें होता है जिनमें गैमेटोजेनेसिस होता है। फर्टिलाइजेशन उनमें होता है जिनमें वास्तविक गुणसूत्र होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनके अंदर कोशिका विभाजन, समसूत्री, अर्धसूत्री, माइटोटिक और मियोसिस होते हैं। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, इन प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होते हैं उन्हें बोलते हैं एमाइटोसिस। क्या कहते हैं उनको, एमाइटोसिस। असूत्री विभाजन होते हैं। तो असूत्री विभाजन किस में देखे जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर। एमाइटोसिस जिसके अंदर केंद्रक विभाजन की क्रिया नहीं होती, कैरियोकाइनेसिस नहीं होता, प्रोफेज नहीं होता, मेटाफेज नहीं होता, एनाफेज नहीं होता, टीलोफेज नहीं होता। कह सकते हैं कि केवल सिंपल कोशिका के अंदर संकुचन एवं खांच निर्माण विधि, कॉन्ट्रैक्शन एंड सुचर फॉर्मेशन, कोशिका होती है बाहर से अंदर की तरफ खांच के रूप में 2 भागों में बट जाती है। ये सबसे तेज गति से होने वाला सेल डिवीजन होता है जिसे एमाइटोसिस कहते हैं। एमाइटोसिस की क्रिया सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है, जबकि ये जो यूकैरियोट्स होते हैं इनके अंदर, अर्थात इनके अंदर जो यूकैरियोट्स होंगे तो इनके अंदर डिवीजन की बात की जाए तो इनमें माइटोसिस भी होगा, समसूत्री विभाजन होगा, इनके अंदर मियोसिस भी होगा, और जहां मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, वहाँ युग्मक बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, युग्मक बनेंगे, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, और एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो बनने वाली जो संतान होगी उसे oozoid कहेंगे। तो लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो संतान होती है उसे oozoid कहते हैं, और जो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संतान बनती है उसे ब्लास्टोजोइड कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? ब्लास्टोजोइड, क्योंकि ब्लास्टोजोइड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन से बनता है, जिसमें या तो मेल ही भाग लेता है या फीमेल ही भाग लेता है। इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली जो संतान होती है उसके अंदर केवल पेरेंट्स जैसे लक्षण होते हैं, पेरेंट्स जैसा उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिकली सब्सटेंस होता है, उसमें भिन्नताएं नहीं होती। इसीलिए अलैंगिक जनन से बनने वाले जो जीव होते हैं उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? क्लोन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लोन बनाने के लिए कौन से जनन करवाए जाते हैं? तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें आपने डॉली भेड़, मौली भेड़, पॉली भेड़ या रोजी नाम का गाय का क्लोन सुना होगा, या गरिमा और पूर्णिमा भैंस के क्लोन सुने होंगे, या इंजांज ऊँट का क्लोन सुना होगा, या हुंडस कुत्ते का क्लोन सुना होगा, या एंड्री और टेट्रा और नाम के बंदर के क्लोन सुने होंगे। ये सारे जो क्लोन बनाए जाते हैं या ट्रांसजेनिक जो संतान तैयार की जाती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तैयार होती है। तो ये अपन ने पूरा क्लासिफिकेशन से जो बेसिक चीज़ें थी वो सब अपने यहाँ पर शब्द लिखे। पादपों में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जब आगे की तरफ चले तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि पादपों में पहली बार आने वाले जो पादप थे उनका नाम था थैलोफाइटा। क्या थे? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के बाद आए थे उनका नाम था ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा के बाद आए थे उनका नाम था दोस्तों टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा के बाद आए थे उनका नाम था जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में जो आए थे उनका नाम है एंजियोस्पर्म। कौन से? एंजियोस्पर्म सबसे लास्ट में आए। और जब हम इस तरीके के सीक्वेंस में लिखते हैं, उनके डेवलपमेंट के क्रम को ध्यान में रखा जाता है, तब ऐसा जो क्लासिफिकेशन होता है उसे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। फाइलोजेनिक नेचुरल क्लासिफिकेशन है। फाइलोजेनिक का मतलब होता है जाति के विकास का क्रम हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा जीव पहले आया था, तो इसे फाइलोजेनिक नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। एक नेचुरल होता है जिसके अंदर जितने भी पादप या जंतु के वर्गीकरण के जो मूल लक्षण होते हैं उन सबको ध्यान में रखते हैं। एक आर्टिफिशियल होता है जिसमें एक या दो लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो एक या दो लक्षणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं तब उसे आर्टिफिशियल कहेंगे। और बहुत सारे लक्षण जितने भी पादप या जंतु में ज्ञात लक्षण हैं उन सभी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है, तब उसे नेचुरल कहेंगे। और नेचुरल के अंदर भी यदि विकास के क्रम, जीनियोलॉजी या वंश क्रम को ध्यान में रखा गया है तब उस क्लासिफिकेशन का नाम हो जाएगा नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन। तो ये मैंने जो लाइन लिखी है ये नेचुरल फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन की है, जिसमें ये बता रहा है कि पहले आने वाले पादप ये हैं, फिर धीरे धीरे इस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ा। ये जो प्लांट थे ये हैप्लॉइड थे। क्या थे? हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड थे, और ये डिप्लॉइड प्लांट थे, और ये भी डिप्लॉइड प्लांट थे, ये भी डिप्लॉइड प्लांट थे। ये जो डिप्लॉइड प्लांट्स होते हैं इन डिप्लॉइड प्लांट्स को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक। कौन से पादप कहते हैं इनको? स्पोरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। इन्हें स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्भिद पादप कहा जाता है। सीधा सा प्रश्न उठा कर रख देते हैं कि निम्न में से कौन सा स्पोरोफाइटिक प्लांट नहीं है। ऑप्शन यदि आप दे दिए जाएं कि थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियो, तो थैलो नहीं है, क्योंकि थैलो जो फाइट होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, ये दोनों के दोनों जो पादप हैं इनको बोलेंगे गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे इनको? गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बोलते हैं, युग्मकोद्भिद बोलते हैं, युग्मकोद्भिद। तो युग्मकोद्भिद का मतलब होता है इनका जो शरीर है वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था। थैलोफाइटा के अंदर तो सारे के सारे थैलस थे, जड़ तना पत्ती ऐसा कुछ नहीं था इनके अंदर। तो इनके अंदर तो जड़ तना पत्ती कुछ भी नहीं था, कंप्लीटली पादप शरीर था। वो क्या था? थैलस। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं पादप जगत के उभयचर। पादप जगत के क्या कहा जाता है इनको? उभयचर। इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ये पहली बार स्थल पर आने वाले पादप थे। जंतु जगत की बात की जाए तो वहाँ पर एम्फीबियंस पहले आए थे।
एम्फीबियंस। स्पीसीज के बाद के जो जंतु हैं उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं, वो पहली बार आए थे, अर्थात ये एम्फीबियंस हुए। यहाँ से आगे ये जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको बोलते हैं पादप जगत के रेप्टिलिया। क्या कहा जाता है इनको? पादप जगत के रेप्टिलिया कहा जाता है। तो रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। ये जो जिम्नो और एंजियो हैं, ये जिम्नो और एंजियो इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। क्या कहा जाता है इनको? स्पर्मेटोफाइटा, मतलब बीजधारी पादप। तो देखिए बीजधारी पादप कौन से थे? जिम्नो और एंजियो। दोनों में अंतर तो सिर्फ इतना था कि इनके अंदर बीज का निर्माण तो हुआ, इनके अंदर बीज तो बना, लेकिन इनके अंदर फल की उत्पत्ति नहीं हुई थी। इसलिए ये फल रहित बीजधारी पादप हैं। फल रहित बीजधारी पादप सारे किस में जाते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर चले जाते हैं। लंबे लंबे पादप होते हैं, जीरोफाइट्स वनस्पति होती है। ये ठंडे रेगिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। ये जो एंजियोस्पर्म हैं, ये एंजियोस्पर्म सबसे विकसित माने जाते हैं। इनके अंदर बीज सीड भी होता है, इनके अंदर फल भी होता है। फल का निर्माण ओवेरी या अंडाशय से होता है, जबकि बीज का निर्माण ओव्यूल या बीजांड से होता है। तो बीजांड से, ओव्यूल से क्या बना? बीज, जबकि ओवेरी अंडाशय से क्या बना? फल का निर्माण हुआ था। और इन दोनों के अंदर बीज की उपस्थिति की वजह से इन्हें स्पर्मेटोफाइटा या बीजधारी पादप कहा गया था। इनमें आगे की तरफ देखें तो इनके अंदर पहली बार पत्ती की उत्पत्ति हुई थी। इनमें पहली बार क्या बनी थी? पत्ती बनी थी। लीफ की उत्पत्ति पहली बार ब्रायोफाइटा से स्टार्ट होती है दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्रायोफाइटा। पहली बार टिश्यू, जो स्थायी ऊतकों में टिश्यूज बन रहे थे, वो भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ब्रायोफाइटा से। और टिश्यूज में सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू था उसका नाम था पैरेन्काइमा। कौन सा? पैरेन्काइमा। यहाँ पर टेरिडोफाइटा के अंदर पत्ती तो पहले से ही थी, इनके अंदर जड़ों का निर्माण भी हुआ था। किसका निर्माण हो गया? यहाँ पर जड़ों का निर्माण। तो जड़ का निर्माण हो गया, इनके अंदर तना भी सुविकसित था, स्टेम बन गया था। तो इनमें जड़, तना, पत्ती सारे बने थे, लेकिन यहाँ पर ब्रायोफाइटा जो थे इनके अंदर राइजोम पाए जाते हैं, इनमें मूलाभास पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं? मूलाभास, राइजोम्स पाए जाते हैं। इनके अंदर जड़ें जैसी संरचना थी, लेकिन उसमें रूट हेयर नहीं थे, मूल रोम नहीं थे। मूल रोम नहीं होने की वजह से इन्हें मूलाभास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज, फल कुछ नहीं था, सिर्फ अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट था, कोई टिश्यू जैसी संरचना नहीं थी। हैप्लॉइड प्लांट था, यहाँ पर भी हैप्लॉइड था, लेकिन ये इनमें पहली बार पत्ती, मोस के अंदर, ब्रायोप्सिडा ग्रुप के अंदर पहली बार इनमें पत्ती का निर्माण हुआ। इनमें टिश्यू बने, पैरेन्काइमा सबसे पहले बना, मूलावाद ये पहली बार स्थल पर आए थे, इसीलिए इन्हें एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। जबकि रेप्टाइल्स जो थे, रेप्टाइल्स टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। जैसे जंतुओं के अंदर क्लासिफिकेशन पढ़ें तो एम्फीबियंस के बाद आए थे वो रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल्स अधिकांश जीवन स्थल पर जीते हैं, जबकि कुछ इम्पोर्टेंट रिप्रोडक्शन जैसी जो क्रियाएं थी वो पानी के अंदर उन्हें करना पड़ता है। इधर देखें तो इनके अंदर जिम्नोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती सब कुछ था, लेकिन पुष्प विकसित नहीं हुआ था। पुष्प लाइक स्ट्रक्चर थी, पुष्प जैसी फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसके अंदर ओवेरी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओवेरी अंडाशय नहीं बनने की वजह से इनके अंदर फल नहीं बना, बीज बना, इसीलिए इन्हें फल रहित बीजधारी पादप कहा जाता है। और ये एंजियोस्पर्म के अंदर परिपक्व ओवम भी था। परिपक्व ओवेरी, ओवेरी होने की वजह से इनके अंदर बीज और फल दोनों पाए जाते हैं, इसलिए फल युक्त बीजधारी पादप कौन से हैं? एंजियोस्पर्म। फिर भी दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइटा के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार यदि हम जंतुओं की बात करें तो देखिए जंतुओं के अंदर पहली बार जब बात आती है तो उनमें आते हैं प्रोटोजोआ। कौन आते हैं? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद आते हैं पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद आते हैं सीलेंट्रेटा। कौन आते हैं दोस्तों? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा को नीडेरिया भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? नीडेरिया। नीडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। पोरीफेरा जंतु जो थे ये
उनके अंदर नाल तंत्र पाया जाता है। इनकी खास बात क्या है कि इनके अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कौन सा सिस्टम मिलता है? कैनाल सिस्टम। पोरीफेरा के अंदर स्पॉन्जोसील गुहा पाई जाती है। स्पॉन्जोसील गुहा का पाया जाना इनका लक्षण होता है। कैनाल सिस्टम का पाया जाना, नाल तंत्र का पाया जाना इनका लक्षण होता है। ये जो जंतु होते हैं इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें ओस्टिया कहते हैं। ये सब समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। पोरीफेरा जो थे इनके अंदर प्रोटोजुआ जंतु जगत के सबसे छोटे जीव हैं जिन्हें सबसे पहले बार माइक्रोस्कोपिक बॉडी के रूप में देखा गया था। ये जो प्रोटोजुआ हैं ये यूकैरियोट्स हैं। इनके अंदर किसी भी तरीके का ना तो सेल जैसी संरचना थी, कुछ नहीं था। इनका जो शरीर था वो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी थी। प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, तो प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी थी इनकी। जीव द्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन, जबकि पोरीफेरा के अंदर पहली बार बने थे वो सेल बने थे। और यहाँ पर सीलेंट्रेटा के अंदर पहली बार क्या बन गए थे दोस्तों? टिश्यूज बने थे, ऊतक बने थे। प्रोटोजुआ की खास बात होती है कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, संकुचनशील रसदानी पाई जाती है। प्रोटोजुआ के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर सूडोपोडिया होते हैं, सीलिया हो सकते हैं, फ्लैजिला हो सकते हैं, ये उनमें गमन का काम करते हैं। तो ये सब समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। कुछ एक परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। आपने पैरामीशियम नाम सुन रखा है, अमीबा सुन रखा है, युगलिना सुन रखा है, नॉक्टिल्यूका सुन रखा है, बोवेरिया सुन रखा है। ये सारे एग्जाम्पल इसी के हैं। पोरीफेरा के अंदर कैनाल सिस्टम होता है। इनके अंदर सेलुलर संगठन था। कैसा था? कोशिका इनमें पहली बार बन रही थी। इनके शरीर पर छिद्र ओस्टिया कहलाते हैं। इनके अंदर स्पॉन्जोसील गुहा होती है। ये जंतु जो पोरीफेरा के हैं इनमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ल्यूकोसोलेनियम आपने नाम सुना होगा, साइकोन सुना होगा, यूप्लेक्टेला नाम सुना होगा, फेरोनीमा सुना होगा। ये सारे नाम पोरीफेरा के अंदर आते हैं। सीलेंट्रेटा की खास बात होती है इनमें टिश्यू बने थे। नर्वस सिस्टम की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या बना था इनके अंदर? नर्वस सिस्टम। इंपॉर्टेंट शब्द, नर्वस सिस्टम की शुरुआत यहीं से हुई थी इनमें। इनके अंदर विशेष प्रकार की नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स? नीडोब्लास्ट सेल। दंश कोशिकाओं का पाए जाना इनका स्पेसिफिक लक्षण होता है। इससे आगे की तरफ थोड़े से चले तो जो जंतु आए थे उनका नाम था टीनोफोरा। कौन आए थे? टीनोफोरा। देखिए टीनोफोरा के जो सदस्य थे वो टीनोफोरा के सदस्यों की खास बात, इनके अंदर कंगक पट्टी पाई जाती है। कौन सी पट्टी पाई जाती है? कंगक पट्टी। कोम्ब प्लेट पाई जाती है। कोम्ब प्लेट। इनके जितने भी जंतु हैं उनके अंदर कंगक पट्टी के साथ साथ देखा जाए तो इनके बोलते हैं समुद्री अखरोट। क्या बोलेंगे इन्हें? समुद्री अखरोट के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें समुद्री अखरोट कहते हैं। इनके अंदर विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स को बोलते हैं लैसो कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? लैसो कोशिकाएं कहा जाता है। टीनोफोरा जंतु जगत का सबसे छोटा संघ है। जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सबसे छोटा कौन है? ये टीनोफोरा। इसके बाद आगे चले तो मिलेंगे आपको प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन से मिलेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो सदस्य हैं उन्हें कहा जाता है चपटेक्रेमी। चपटेक्रेमी के नाम से जानते हैं। फ्लैट वर्म कहते हैं इन्हें, फ्लैट वर्म। इसके जो सदस्य थे प्लेटीहेल्मिन्थीज के, इन प्लेटीहेल्मिन्थीज की खास बात थी कि इनमें पहली बार अंग तथा अंग तंत्र बने थे। इनके अंदर पहली बार क्या बने थे? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का निर्माण हुआ था। इनके अंदर पहली बार बाइलेटरल सिमेट्री बनी थी। क्या बनी थी दोस्तों? बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति का पाया जाना इनका पहली बार लक्षण था। क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी जंतु जगत आए थे, वो जो जंतु के फाइलम आए थे, वो सारे के सारे फाइलम में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये जंतु, इनके अंदर ये जो जंतु हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज के, इनके अंदर आभासी
देहगुहा न होकर मात्र अगुहीय थे। इनके अंदर किसी भी तरीके की सीलोम नहीं बनी थी, अगुहीय। जबकि इससे आगे के जो जंतु आते हैं जिन्हें एस्के हेलमिंथीज कहते हैं, वो एस्के हेलमिंथीज के अंदर आभासी देहगुहा सूडोसीलोम बनी थी। ये जो प्लेटी हेलमिंथीज हैं इनके अंदर ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं? ज्वाला कोशिकाएं। इनके अंदर आहार नाल का कुछेक में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था। जैसे आपने टीनिया सोलियम सबने नाम सुना है, उनके अंदर आहार नाल नहीं पाई जाती। ज़्यादातर जीव अंतः कोशिकीय परजीवी या एंडोपैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। उसके बाद देखें तो प्लेटी हेलमिंथीज के बाद आए थे एस्के हेलमिंथीज, और एस्के हेलमिंथीज जितने भी हैं वो सारे के सारे गोल कृमि कहलाते हैं। क्या कहते हैं इनको? राउंड वर्म, गोल कृमि के नाम से जानते हैं। गोल कृमि जिनमें रेनेट सेल होती हैं, चारों तरफ क्यूटिकल पाया जाता है, एंडोडर्मिस बहुकोशिकीय सेंसाइसियल टाइप की होती है। इनके अंदर विशेष प्रकार की रेब्डिफॉर्म लार्वा पाया जाता है। ये भी सारे के सारे परजीवी होते हैं। जैसे आपने ब्यूचेरेरिया बैंक्राफ्टाई नाम सुना होगा, आपने एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, एस्केरिस मेगासिफेला, एस्केरिस सुअम, पिनवर्म, हुकवर्म, ये सारे जितने भी नाम हैं वो सब एस्के हेलमिंथीज के अंदर आते हैं। और एस्के हेलमिंथीज के बाद आए थे एनीलिडा। कौन आए थे? एनीलिडा। एनीलिडा से यहाँ से यूसिलोमेट जंतु स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ जो जंतु आए थे प्लेटी हेलमिंथीज, ये थे एसिलोमेट, एसिलोमेट्स, जिनके अंदर कोई गुहा नहीं थी, देह गुहा, सीलोम नहीं पाई जाती थी, सीलोम नहीं होती। ये जो जंतु थे उनका नाम था स्यूडोसीलोमेट, और ये थे सीलोमेट्स। तो यहाँ से सीलोमेट्स स्टार्ट हो जाते हैं, गुह्य जंतु स्टार्ट हो जाते हैं। एनीलिडा जिसके अंदर केंचुआ को अपन पढ़ते हैं, फेरेटिमा पोस्तुमा को पढ़ते हैं, पोलिकीटा, ओलिगोकीटा या आर्की एनीलिडा या हिरोडीनिया जिसकी क्लासेज होती हैं, इनका जो शरीर होता है वो नली के भीतर नली समान होता है। वास्तविक खंडी भवन का पाया जाना, मेटामेरिक सेगमेंटेशन इनका विशिष्ट लक्षण होता है। तो इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी देखा गया। और एनीलिडा के बाद आने वाले जो जीव थे उनका नाम था आर्थ्रोपोडा। कौन आए थे इसके बाद? आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के बाद आए थे मोलस्का, और मोलस्का के बाद आए थे इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा के बाद आए थे हेमिकोर्डेटा, और हेमिकोर्डेटा के बाद आए थे हम अर्थात कोर्डेटा। कोर्डेटा सबसे डेवलप माना जाता है, सबसे लास्ट में आया था। और कोर्डेटा का जो संघ दिया था वो साइंटिस्ट वाल्पोर के द्वारा दिया गया था। तो कोर्डेटा जो शब्द है वो वाल्पोर के द्वारा दिया गया, जिसके अंदर सबसे विकसित जीवों को रखा जाता है। हेमिकोर्डेट जो होते हैं उनके अंदर जैसे कि आपने जिब्याकृमि, बेलेनोग्लोसस नाम सुना होगा, जिब्याकृमि इसके अंदर आता है। इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टार फेस, तारा मछली अपन अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में रखते हैं, जिनके अंदर जल संवहनी तंत्र या एम्बुलेक्रल सिस्टम पाया जाता है। मोलस्का जो जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा जो जंतु हैं उनके अंदर संधि युक्त टांगें पाई जाती हैं, संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं। तो संधि युक्त उपांगों का पाए जाना किसका लक्षण होता है? आर्थ्रोपोडा का। आर्थ्रोपोडा के अंदर सारे अधिकांश जीवों को वर्गीकृत किया गया है। इनकी खास बात होती है कि इनके ऊपर काइटिन का कवच पाया जाता है। इनके जो संधि युक्त उपांग होते हैं, मेलपीजियन नलिकाएं उत्सर्जन का कार्य करती हैं, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। मोलस्क जंतु हैं, इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। इनका जो शरीर होता है वो मेंटल या विसरल मास में विभेदित होता है। ये जो जंतु मोलस्क जंतु हैं, हीमोसाइनिन पाया जाता है। मोलस्क जंतु आर्थ्रोपोडा दोनों के अंदर खुला रक्त परिसंचरण होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मोलस्क जंतुओं के अंदर हीमोसाइनिन नाम का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, जबकि आर्थ्रोपोडा के अंदर हीमोलिम्फ नाम का तरल पदार्थ होता है। इनके अंदर हीमोसील कैविटी पाई जाती है। तो ये अपन ने देखा कि कैसे कैसे बायोलॉजी के अंदर जो मेन क्लासिफिकेशन है कि टर्म होते हैं, उनके पर्टिकुलर अपने आप में अर्थ हैं। अपन प्रोटोजोआ बोल रहे हैं या मेटाजोआ बोल रहे हैं
या सिलोमेट बोल रहे हैं, एसिलोमेट बोल रहे हैं, या फिर पोरीफेरा बोल रहे हैं, क्या शब्द उनके अंदर कुछ ना कुछ उनके करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनसे संबंधित अपन ने चर्चाएं की। बाकी अपन जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें और डिटेल से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और आप कलाम टीम के साथ जुड़ें, आपका भविष्य बड़ा ही उज्जवल होगा। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे फिर क्लासेज।